हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम अपना न्यूक्लिक एसिड जिसमें हम डीएनए को सेंटर में रख के समझ रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 4 आज यहाँ पे हम पढ़ेंगे या समझेंगे बोल सकते हैं। अभी तक हमने डीएनए के या न्यूक्लिक एसिड के हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, उसको कंप्लीटली उसके अंदर के कंपोनेंट्स को समझा। आज हम न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए को कंप्लीटली समझने की कोशिश करेंगे, जिसे हम डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बोलते हैं, वो समझेंगे यहाँ पे आज। ठीक है, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल को और उसके दिए गए पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे। ठीक, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी का लेक्चर, और स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलेंगे चीजों को। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है, उसको अपन यहां पे डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे किससे? एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से। ठीक है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, व्हाट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड? सबसे पहले तो हम टर्म से समझें पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली का मतलब क्या हुआ? पॉली जो टर्म आया है एक्चुअली में ये आया है किससे? पॉलीमर से। ठीक है, और पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी। ठीक है, पॉली का मतलब होता है मैनी। ठीक, बहुत सारे। न्यूक्लियोटाइड आपको पता है, न्यूक्लियोटाइड एक कॉम्प्लेक्स केमिकल है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड आप जानते हैं, न्यूक्लियोटाइड एक कॉम्प्लेक्स केमिकल होता है। ठीक, जिस कॉम्प्लेक्स केमिकल के अंदर तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं अगर बोला जाए तो? तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो इसके अंदर होते हैं वो हैं आपके फॉस्फेट ग्रुप। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीऑक्सी राइबोज शुगर, और आरएनए की बात करें तो राइबोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स केमिकल के अंदर तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, एक होता है 5 कार्बन की शुगर जो कि डीएनए के केस में डीऑक्सी राइबोज, आरएनए के केस में राइबोज है, और एक कंपोनेंट जो इसके अंदर होता है वो है नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, वो है नाइट्रोजनस बेस। तो ये तीन कंपोनेंट इसके अंदर होते हैं। तो ये तीन कंपोनेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक, चलिए तो अब हम कोशिश करेंगे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड को समझने की। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड में क्या होंगे? खूब सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, खूब सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। तो एक न्यूक्लियोटाइड अगर हम ये बना रहे हैं, ये शुगर हो गई। ठीक है, ये शुगर्स, ठीक, ये शुगर है अपनी HOH। ठीक है, H इधर से जोड़ेंगे, एक नाइट्रोजनस बेस कोई जोड़ देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई एक नाइट्रोजनस बेस जोड़ दिया, मान लेते हैं एडेनिन जोड़ दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे अपने पास H है, इधर 5th कार्बन CH2OH जिससे जुड़ा होगा अपना फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, जिससे जुड़ा होगा अपना फॉस्फेट ग्रुप। ठीक, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड अपना बनके तैयार हो जाता है। अब यहां पे इसके नीचे दूसरा न्यूक्लियोटाइड अपने को बनाना है और दोनों न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ना है। तो अगर मैं बात करूं तो इसके जस्ट नीचे मैंने एक और न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ किया। ठीक, CH2, यहाँ H OH H H, देन
एक नाइट्रोजनस बेस ऐड किया यहाँ पे, कौन सा भी नाइट्रोजनस बेस ऐड कर सकते हैं, चलो यहाँ पे मैंने साइटोसिन ऐड कर दिया, ठीक, इधर मैंने साइटोसिन ऐड कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ये दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होंगे किससे, एक फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड से जो बनता है 5th कार्बन और 3rd कार्बन ऑफ द प्रायर न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसका 3rd कार्बन और इसका 5th कार्बन के बीच में फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। और कौन से बॉन्ड से अटैच होगा, तो वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से अटैच होता है। तो वो कौन से बॉन्ड से अटैच होता है, तो वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से अटैच होता है। तो इसका मैं OH हटा देता हूं, सिर्फ O रहेगा वहां पे। तो ये जो बॉन्ड अब बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनता है, ये फॉस्फेट इसके साथ जुड़ा, इसके साथ जुड़ा, ठीक, और ये बॉन्ड बन गया जिसे हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। एक बॉन्ड बन गया यहाँ पे जिसे हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसी तरीके से n नंबर ऑफ, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हुए चले जाएंगे, n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे। तो यहां मैं लिख देता हूं कि n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे। और जो लास्ट वाला होगा वो किस तरीके का होगा, ठीक है, जो लास्ट वाला होगा वो कैसा होगा, देखिएगा ध्यान से। तो लास्ट वाले में अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसका ये 5th कार्बन तो भैया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना के इन्वॉल्व होगा, लेकिन जो 3rd कार्बन पे लगा OH है वो फ्री रहेगा, ठीक। और यहां पे कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस अपन बोल दे, कोई भी एक नाइट्रोजनस बेस हम यहां पे ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहां मान लिया कि ग्वानीन है इस पे, ठीक, मैंने यहां मान लिया कि क्या है, ग्वानीन है इस पे, ठीक। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बनता है। क्या बनता है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बनता है जिसमें एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा होता है, किस बॉन्ड से, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, ठीक। और n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऐसे ही जुड़े होते हैं, ठीक है। और लास्ट न्यूक्लियोटाइड आप यहां देख रहे हैं, लास्ट न्यूक्लियोटाइड में जो उसका 3rd कार्बन पे लगा OH है वो फर्दर आगे किसी न्यूक्लियोटाइड के साथ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बना रहा है, ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड वो नहीं बना रहा है। तो इस तरीके से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनती है। उसमें जो पहला न्यूक्लियोटाइड होता है, उसके 5th कार्बन पे लगा फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, फ्री होता है। और इस वाले एंड को हम लोग बोल देते हैं 5' एंड, या इसी को आप लोग बोलते हैं कई बार 5' एंड भी, ठीक है। इसी एंड को हम लोग क्या बोलते हैं कई बार, 5' एंड, ठीक, 5' एंड या 5' एंड इसे बोला जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप लास्ट न्यूक्लियोटाइड देख रहे हैं, एकदम लास्ट न्यूक्लियोटाइड अगर आप देख पा रहे हैं यहां पे, तो लास्ट न्यूक्लियोटाइड में 3rd कार्बन पे लगा, ठीक है, लास्ट न्यूक्लियोटाइड में 3rd कार्बन पे लगा जो OH ग्रुप है, 3rd कार्बन पे लगा जो OH ग्रुप है वो फ्री है, वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं है। इसलिए इस एंड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए इस एंड को हम लोग बोलते हैं 3' एंड, ठीक है। इसलिए इस एंड को हम लोग क्या बोलते हैं, 3' एंड, या इसी एंड को हम लोग 3' एंड भी बोलते हैं, ठीक है, या इसी एंड को हम लोग क्या बोलते हैं, 3' एंड भी इसे बोला जाता है, ठीक। इसी एंड को 3' एंड भी हम बोल सकते हैं। तो इस तरीके से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड होता है, ठीक। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड में अगर एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड की अगर आप बात करें, ठीक है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स कौन कौन से हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स कौन कौन से हैं, तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड है यहां पे फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट बॉन्ड है यहां पे फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट बॉन्ड है यहां पे कौन सा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तीसरा इंपॉर्टेंट बॉन्ड है यहां पे एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज,
ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट बॉन्ड है यहां पे एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट बॉन्ड है यहां पे एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, क्लियर। तो तीन इंपॉर्टेंट बॉन्ड है, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये तीन इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स हैं यहां पे प्रेजेंट। ठीक है, अब दो एंड की भी बात हो गई, 5' 3'। तो पहले न्यूक्लियोटाइड पे आप देख पाएंगे कि 5th कार्बन पे लगा जो फॉस्फेट ग्रुप है वो फ्री है, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा, तो इसको बोलेंगे 5' एंड या 5' एंड। सिमिलरली आप लास्ट वाले न्यूक्लियोटाइड पे बोलेंगे, देखेंगे तो उसमें 3rd कार्बन पे लगा जो OH ग्रुप है ये बॉन्ड नहीं बना रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये एंड कहलाता है 3' या 3' एंड। ठीक, तो इस तरीके से हम एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड को डिस्कस कर पाते हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, और यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड डीएनए में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, चलिए यहां पे देखते हैं। तो डीएनए is a double helical ठीक है, जो डीएनए है वो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, डीएनए इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, उसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होते हैं। तो इट हैज 2 polynucleotide strand, ठीक है। तो एक डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होते हैं। ठीक, अब वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड आपस में जुड़े होते हैं या अलग अलग होते हैं। यानी अगर हम बोलें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड ये है, दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड ये है, तो ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड क्या ये आपस में जुड़े हैं डीएनए में या अलग अलग हैं। ठीक, तो जो एक यूजुअल डीएनए की जब हम बात करते हैं, ठीक है, जब हम एक यूजुअल डीएनए की बात करते हैं तो ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपस में जुड़े हुए पाए जाते हैं, और इस तरीके के डीएनए को हम लोग बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, इस तरीके के डीएनए को हम लोग बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बोलते हैं। इस तरह के डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक, तो एक डीएनए में यूजुअली हर बार नहीं, कई ऐसी जगह भी हैं जहां पे आपको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेंगे। ठीक, बट यूजुअली जब हम बात कर रहे हैं डीएनए की तो उसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड होते हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और इस तरह के डीएनए को हम बोलते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अभी आपस में जुड़ते कैसे हैं, ठीक है, अभी आपस में जुड़ते कैसे हैं, तो आपस में जोड़ने के लिए जो काम करते हैं यहां पे वो होते हैं उनके नाइट्रोजनस बेसेस। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे आपको बताया कि ये नाइट्रोजनस बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस है। ठीक, तो यही नाइट्रोजनस बेस इस स्ट्रैंड के, और मान लीजिए यहां पे एक दूसरा स्ट्रैंड है, तो इसका नाइट्रोजनस बेस दूसरे वाले स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस के साथ पेयर करेगा, बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये पेयरिंग या ये बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजनस बेस कैसा होता है वो हमें आगे समझना है। ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं हेडिंग में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ठीक है, हेडिंग में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, मतलब कि जो नाइट्रोजनस बेस है वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं, वो आपस में पेयरिंग करते हैं। ठीक है, और ये पेयरिंग को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ठीक, यानी कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या है, एक दूसरे को सपोर्ट करना। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में एक पिरिमिडीन, ठीक है, एक पिरिमिडीन bonds with
अनदर प्यूरिन। ठीक है, तो एक पिरिमिडीन एक प्यूरिन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन किसके किसके बीच में होता है? तो एक पिरिमिडीन और एक प्यूरिन के बीच में होता है, और वो भी फिक्स है। ठीक है, वो भी फिक्स है हमेशा। एडेनिन, ठीक है, एडेनिन को ए लिखेंगे हम लोग, एडेनिन को हम लोग क्या लिखेंगे? ए। एडेनिन बेस पेयर्स विद एडेनिन बेस पेयर्स विद, ठीक है, ऐसा देखा जाता है, हमेशा ही ऐसा होता है बाय रूल, एडेनिन बेस पेयर्स विद थाइमीन। ठीक है, एडेनिन बेस पेयर्स विद थाइमीन एंड साइटोसिन बेस पेयर्स विद, या ग्वानिन लिख देते हैं इधर, ठीक है, क्योंकि प्यूरिन पूरे एक तरफ हो जाए और ये इधर, ग्वानिन बेस पेयर्स विद ग्वानिन बेस पेयर्स विद साइटोसिन। ठीक है, तो जो ग्वानिन है वो बेस पेयरिंग किसके साथ करता है? तो बेस पेयरिंग करता है साइटोसिन के साथ। एडेनिन बेस पेयर्स विद थाइमीन एंड ग्वानिन बेस पेयर्स विद साइटोसिन। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके की बेस पेयरिंग को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ठीक है, जब एक प्यूरिन एक पिरिमिडीन के साथ जुड़ेगा तो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। ठीक, अब बताइए कि एडेनिन बेस पेयर करेगा हमेशा थाइमीन के साथ और ग्वानिन बेस पेयर करेगा हमेशा साइटोसिन के साथ, ये हमेशा फिक्स है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि जो डिस्टेंस है बिटवीन टू स्ट्रैंड वो फिक्स रहती है। ठीक है, क्योंकि देखो जो अपना एडेनिन है इसके पास दो रिंग स्ट्रक्चर है, ये बाईसाइक्लिक है। ठीक है, या मैं किसी भी प्यूरिन की बात करूं तो किसी भी प्यूरिन की अगर हम बात कर रहे हैं किसी भी प्यूरिन की, ठीक है, तो उसके पास किसी भी प्यूरिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके पास बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर है कि नहीं? ठीक है, तो उसके पास बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो उसके पास बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर है। और अगर हम किसी पिरिमिडीन की बात करें, ठीक है, अगर हम किसी पिरिमिडीन की बात करें तो वो मोनोसाइक्लिक है। ठीक है, अगर हम किसी पिरिमिडीन की बात करें तो वो मोनोसाइक्लिक है, और एक बाईसाइक्लिक और एक मोनोसाइक्लिक मिल करके एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बनाएंगे। ठीक, और यही डिस्टेंस मेंटेन रहेगा पूरे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के बीच में, क्योंकि हमेशा एक बाईसाइक्लिक एक मोनोसाइक्लिक बेस पेयर कर रहा है, हमेशा एक बाईसाइक्लिक एक मोनोसाइक्लिक बेस पेयर कर रहा है, तो जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा। यही सोचो अगर प्यूरिन प्यूरिन के साथ बेस पेयरिंग करता और पिरिमिडीन पिरिमिडीन के साथ बेस पेयरिंग करता। ठीक है, अगर प्यूरिन प्यूरिन के साथ बेस पेयरिंग करता और पिरिमिडीन पिरिमिडीन के साथ बेस पेयरिंग करता, तो जहां जहां प्यूरिन प्यूरिन बेस पेयरिंग कर रहे हैं, तो क्योंकि दोनों प्यूरिन क्या है? बाईसाइक्लिक हैं, तो दोनों का स्ट्रक्चर बड़ा है, तो यहां पे जो लेंथ है वो बड़ी हो जाती। ठीक है, और जहां पिरिमिडीन पिरिमिडीन बेस पेयरिंग कर रहे हैं तो वो मोनोसाइक्लिक है, तो वहां पे जो लेंथ है वो क्या होती? वो छोटी हो जाती। जहां पिरिमिडीन पिरिमिडीन की बेस पेयरिंग वो बड़ी, जहां जहां पिरिमिडीन पिरिमिडीन की बेस पेयरिंग वो छोटी लेंथ, और जहां प्यूरिन प्यूरिन की बेस पेयरिंग वो बड़ी लेंथ। तो ऐसे डीएनए कैसा हो जाता है? स्ट्रक्चरली अनस्टेबल हो जाता। ठीक है, इस तरीके से डीएनए क्या हो जाता है? स्ट्रक्चरली अनस्टेबल हो जाता है, उसके स्ट्रक्चर में यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती, तो वो अनस्टेबिलिटी को पर्टेन करता। ठीक है, तो केमिकल हमेशा चाहते हैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म हो जिससे उनका स्ट्रक्चर मैक्सिमम स्टेबिलिटी को पर्टेन करे। ठीक है, इसीलिए हम डीएनए के केस में क्या देखते हैं? उसमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का जो रूल है वो फॉलो होता है। ठीक है, और हमेशा एक पिरिमिडीन एक प्यूरिन के साथ बेस पेयरिंग करता है। ठीक, वो भी फिक्स है। हमेशा साइटोसिन बेस पेयरिंग करेगा किसके साथ? ग्वानिन के साथ, और हमेशा एडेनिन बेस पेयरिंग करेगा किसके साथ? थाइमीन के साथ। बेस पेयरिंग का मतलब है दो बेसेस मिलके एक पेयर बनाते हैं। जब ये दोनों बेसेस मिलके एक पेयर बना रहे हैं तो इनके बीच में 100% कोई बॉन्डिंग है। ठीक है, तो इनके बीच में 100% कोई ना कोई बॉन्डिंग है। वो बॉन्डिंग कैसी है? तो एडेनिन और थाइमीन जब ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, जब ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं
तो इन दोनों के बीच में जो बेस पेयरिंग है वो होती है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, वो होती है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो एडेनिन जब बेस पेयर करता है किसके साथ, थाइमीन के साथ, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, एक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटम के बीच में, एक नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एटम के बीच में। तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं जब कौन बेस पेयरिंग करता है, जब एडेनिन बेस पेयरिंग करता है थाइमीन के साथ। सिमिलरली अगर हम यहां पे देखें, ग्वानिन बेस पेयरिंग कर रहा है साइटोसिन के साथ। यहां पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं, यहां पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं। यहां पे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं, तो यहां पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं इनके बीच में। ठीक है, एक बन रहा है, 2 बन रहे हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, आप देख पा रहे हैं। ठीक, 2 बन रहे हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, और एक बन रहा है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में। ठीक है, तो ग्वानिन जब बेस पेयरिंग करता है साइटोसिन के साथ तो कितने बॉन्ड्स बनते हैं, 3। कौन से बॉन्ड बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, एडेनिन जब बेस पेयरिंग करता है किसके साथ, थाइमीन के साथ, तो कितने बॉन्ड बनते हैं, 2। कौन से बॉन्ड बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो आई होप तुमको यहां तक का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ याद रखना है, एडेनिन बेस पेयर करता है थाइमीन के साथ और ग्वानिन बेस पेयर करता है साइटोसिन के साथ। बेस पेयरिंग क्या होती है, 2 बेसेस के बीच में बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कौन से बॉन्ड की हेल्प से होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से होती है। एडेनिन और थाइमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। क्यों हमेशा एक प्यूरिन एक पिरिमिडीन ही बाइंड करता है, क्योंकि इस बॉन्डिंग की हेल्प से 2 स्ट्रैंड के बीच का जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, वो कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। प्यूरिन प्यूरिन बाइंड करें या पिरिमिडीन पिरिमिडीन बाइंड करें, उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में जो लेंथ है वो अनयूनिफॉर्म हो जाएगी, ये कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, जो कि डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबल नहीं रख पाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। और अब हम देख रहे हैं स्टैकिंग बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। ठीक है, स्टैकिंग बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। स्टैकिंग का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे रहना। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख जाना। ठीक, तो यहां पे आप देखिए, अभी सिर्फ इसको गौर से देखो, यहां पे गौर से देखो। ठीक है, सिर्फ एक डीएनए का स्ट्रैंड अपने को यहां दिख रहा है, ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है सिर्फ। ठीक है, इस एक डीएनए के स्ट्रैंड को सिर्फ देखना है। ठीक है, इस एक डीएनए के स्ट्रैंड को सिर्फ देखना है अपने को। तो इसको हम जब देख रहे हैं तो सबसे पहले देखिए इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड हैं। तो इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, तो भाई ये एक न्यूक्लियोटाइड है इसमें, फिर ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है इसमें, फिर ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है इसमें, और ये चौथा न्यूक्लियोटाइड है इसमें। ठीक, क्लियर। अब ये है इसका पहला न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये है इसका पहला न्यूक्लियोटाइड। इसमें बेस कौन सा है, एडेनिन। ठीक है, बेस कौन सा है, एडेनिन, और यहां है इसका फॉस्फेट ग्रुप, और ये फॉस्फेट ग्रुप आप देख रहे हैं फ्री है। इस फॉस्फेट ग्रुप का फर्दर आगे कोई बॉन्ड नहीं बना है, तो ये वाला एंड क्या कहलाएगा, 5' एंड। ठीक है, तब हम इस एंड को क्या बोलेंगे, 5' एंड, या इसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, 5' एंड भी। ठीक है, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, 5' एंड भी बोल सकते हैं। ठीक, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, 5' एंड भी। अब अगर आप देखें तो एकदम चलते चले जाओ तो ये लास्ट आ गया। ठीक, ये लास्ट आ गया, लास्ट न्यूक्लियोटाइड। और लास्ट न्यूक्लियोटाइड में आप देख रहे हैं कि उसके 3rd कार्बन पे लगा जो OH ग्रुप है, ठीक है, उसके शुगर के 3rd कार्बन पे लगा जो OH ग्रुप है वो फ्री है। तो ये वाला जो एंड है वो क्या कहलाएगा, 3' एंड या 3' एंड। ठीक, अब इस डीएनए स्ट्रैंड पे, इस डीएनए के स्ट्रैंड पे आप नाइट्रोजनस बेस देख रहे हैं, एडेनिन, फिर थाइमीन, फिर ग्वानिन, फिर साइटोसिन, ये हैं। क्या एक स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस देख करके आप बता सकते हैं
कि नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड पे नाइट्रोजनस बेसिस क्या क्या होंगे। बताइए, क्या बता सकते हैं कि ये डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है, ठीक है, ये डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है और इसके साथ अटैच होगा दूसरा न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। तो इस न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड पे प्रेजेंट नाइट्रोजनस बेसिस को देख करके क्या आप बता पाएंगे कि नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड जो इसके साथ जुड़ा हुआ है उसमें नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके नाइट्रोजनस बेसिस हैं ए, टी, जी, सी। तो जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है उसमें नाइट्रोजनस बेसिस क्या क्या होंगे, राइट फ्रॉम हेयर टू हेयर। क्या आप बता पाएंगे, बोलिए, क्या बता पाएंगे यहां से यहां तक नाइट्रोजनस बेसिस क्या होंगे। तो यस, आपने बता दिया है TACG होगा, बिल्कुल सही है। ठीक, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। अब दूसरा देखिए, ठीक है, ये पहले वाले न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड के अपोजिट वाला है, ठीक। तो इसमें क्या आप क्या देख पा रहे हैं, जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो TACG हैं, TACG हैं, ठीक। अब इस केस में यहां पे 3' एंड है और इस तरफ 5' एंड है, यहां पे 3' एंड है और इस तरफ 5' एंड है। पहले वाले केस में क्या था, पहले वाले केस में क्या था, यहां पे 5' एंड था और वहां पे 3' एंड था, ठीक, क्लियर। तो इस तरह से आप देखा कि सेकंड स्ट्रैंड क्या होगा, वो फर्स्ट स्ट्रैंड के जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होगा इन टर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। तो ये पूरा स्ट्रैंड बन करके इस तरीके का आएगा अपने सामने, ठीक है। यहां के नाइट्रोजनस बेस और यहां के नाइट्रोजनस बेस दोनों आपस में क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री। कि अगर यहां पे पिरिमिडीन है, ठीक है, अगर यहां पे इस केस में अगर देखें तो यहां पे प्यूरिन है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री पिरिमिडीन यहां पे होगा। इस केस में यहां पे पिरिमिडीन है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री प्यूरिन यहां पे होगा। प्यूरिन है कॉम्प्लीमेंट्री पिरिमिडीन, ठीक है, पिरिमिडीन है कॉम्प्लीमेंट्री प्यूरिन यहां पे होगा। तो इस तरीके से जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं एक स्ट्रैंड में, वो दूसरे स्ट्रैंड के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है, वो दूसरे स्ट्रैंड के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। और इन्हीं दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में क्या होता है, इन्हीं दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में क्या होता है, तो उनके बीच में होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। और यही हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड को आपस में अटैच करके रखते हैं, आपस में जोड़ के रखते हैं। ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, टी और ए के बीच में भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, सेम ही चीज है। जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे, क्लियर। और अब आप अगर स्ट्रैंड को देखें तो एक स्ट्रैंड रन कर रहा है 5' से 3' की तरफ, तो दूसरा स्ट्रैंड रन कर रहा है 3' से 5' की तरफ, ठीक। तो इस तरीके की पोलैरिटी को हम बोलते हैं एंटी पैरेलल, ठीक है। एक रन कर रहा है 5' से 3' की तरफ, दूसरा रन कर रहा है 3' से 5' की तरफ, तो इसे बोला जाता है अपोजिट पोलैरिटी या एंटी पैरेलल नेचर, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, अपोजिट पोलैरिटी या एंटी पैरेलल नेचर। तो इस तरीके से दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आपस में जुड़े हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक। तो आई होप आपको इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम चलेंगे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, जो डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए है जो उन्होंने दिया है, ठीक है, उसकी बात करेंगे। जो डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए है वो एग्जैक्टली क्या है, ठीक है, उसके कुछ पॉइंट्स अपन यहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये सारे पॉइंट्स आपको एज इट इज याद करने हैं, बिल्कुल ऐसे ही याद रखने हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट हैं ये मैंने अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखे हैं, ये सारे पॉइंट एनसीईआरटी में हैं, एनसीईआरटी की लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। तो एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से अपन एनालाइज करेंगे यहां पे अभी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है वो कैसा दिखता है, ठीक। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में ये एक हेलिक्स है, ये दूसरा हेलिक्स है, ठीक। और दोनों ही हेलिक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
अगर हम इस स्ट्रैंड को कंसीडर करें और सपोज करें कि ये 5' एंड है, ठीक है, सपोज करें कि ये 5' एंड है, ठीक, तो इसी का जो ये वाला एंड होगा, ये कौन सा एंड होगा, 3' एंड। इसके अपोजिट वाला स्ट्रैंड यानी ये स्ट्रैंड, तो उसका ये वाला एंड कौन सा होगा, 3' एंड, और उसका जो ये वाला एंड है वो कौन सा होगा, 5' एंड। ठीक, इस नेचर को हम क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल नेचर, ठीक है, ऑफ स्ट्रैंड्स। ठीक, इनके बीच में आप क्या देख पा रहे हैं, बॉन्ड प्रेजेंट, जो नाइट्रोजनस बेसेस है उनके बीच में स्टैकिंग हुई है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक, चलिए, तो सेलिएंट फीचर्स ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, क्या क्या फीचर्स होते हैं डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में। तो पहला, इट इज मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स वेयर द बैकबोन इज कंस्टिट्यूटेड बाय शुगर फॉस्फेट एंड द बेसिस आर प्रोजेक्टेड इनसाइड। ठीक है, इसको समझेंगे, देखिए यहां पे आओ। ठीक है, इस केस में देखो तो आप क्या देख रहे हैं कि जो इसकी बैकबोन है वो ये है, ठीक है, ये इसकी बैकबोन कहलाएगी, ये, ठीक, ये है इसकी बैकबोन दोनों ही स्ट्रैंड में, तो ये इसकी बैकबोन है। तो इस बैकबोन में क्या मिल रहा है आपको, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। ठीक, तो बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट। ठीक है, बैकबोन ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट, और शुगर से जो नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है यानी ये, ठीक है, शुगर से जो नाइट्रोजनस बेस लगे हुए हैं, दैट इज दीज बेसेस, वो कहां प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है, तो 100% है वो अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ होते तो इस तरफ होते। ठीक, दोनों ही केस में देखो, इस केस में भी अंदर की तरफ है, इस केस में भी अंदर की तरफ है। ठीक, तो जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, और जो बैकबोन है वो डीएनए की वो किससे बनी होती है, वो बनी होती है शुगर और फॉस्फेट से, शुगर और फॉस्फेट से। ठीक है, एक शुगर और एक फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, और दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है जब, तो फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपको क्लियर है कि इट इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स वेयर द बैकबोन इज कंस्टिट्यूटेड बाय शुगर एंड फॉस्फेट एंड द बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड। बेसिस कहां प्रोजेक्ट करते हैं, बेसिस प्रोजेक्ट करते हैं अंदर की तरफ। क्लियर, चलिए सेकंड देखिए, द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। ठीक है, दो चेन की जो पोलैरिटी है वो कैसी है, वो एंटी पैरेलल है। ठीक, दो चेन की जो पोलैरिटी है वो एंटी पैरेलल है। ठीक, दो चेन्स की जो पोलैरिटी है वो एंटी पैरेलल है। इसका मतलब है कि अगर एक चेन या एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5' से 3' की तरफ है, तो दूसरे की पोलैरिटी क्या होगी, 3' से 5' की तरफ होगी। अगेन इसको हम यहां से समझ सकते हैं, अगर हम एक चेन लें तो ये 5' से 3' की तरफ है, तो इसके अपोजिट वाली चेन कैसी होगी, 3' से 5' की तरफ जा रही होगी। ठीक, तो एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, ये अपने को याद रखना है। ठीक है, तो जो पोलैरिटी है टू चेन्स की वो एंटी पैरेलल है, इसका मतलब है एक चेन की पोलैरिटी 5' से 3' है, तो दूसरे की पोलैरिटी 3' से 5' रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, द बेसिस इन टू स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो दो स्ट्रैंड में जो बेसिस हैं इनके बीच में जो पेयरिंग होती है ये किसके थ्रू होती है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू होती है। ठीक है, इनके बीच की जो पेयरिंग है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू होती है, इनके बीच की जो पेयरिंग है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू होती है, और इन पेयर को हम क्या बोलते हैं, दीज पेयर्स आर कॉल्ड बेस पेयर्स। ठीक है, इन पेयर्स को हम क्या बोलते हैं, बेस पेयर्स। एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ थाइमिन। ठीक है, एडेनिन कितना हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है थाइमिन के साथ, तो 2। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, यानी कि थाइमिन एडेनिन के साथ, एडेनिन थाइमिन के साथ 2-2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हो सकते हैं। सिमिलरली ग्वानिन इज बॉन्डेड विद साइटोसिन, तो ग्वानिन किसके साथ बाइंड करता है, तो ग्वानिन इज बाइंडेड विद साइटोसिन विद हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स, विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एज ए रिजल्ट ऑलवेज अ प्यूरिन, इस तरह से हमेशा एक प्यूरिन कम अपोजिट टू अ पिरिमिडीन।
ठीक है, इस तरह से ऑलवेज अ प्यूरीन कम अपोजिट टू अ pyrimidine. This generates approximately uniform distance between the two strand of the helix. ठीक है, इस तरीके से हेलिक्स के दोनों स्ट्रैंड के बीच में एकदम यूनिफॉर्म सेम डिस्टेंस बनता है। ठीक है, क्लियर? देखो अब यहां पे मैं उस पॉइंट को एक बार लास्ट वाले पॉइंट का एक जो है वो डिस्कस करता हूं। जैसे मान लो ये दो हेलिक्स, ये एक हेलिक्स बना डीएनए का, ठीक है, तो अब इन दोनों स्ट्रैंड के बीच में एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस रहता है हमेशा, और ये यूनिफॉर्म डिस्टेंस रहता है 20 एंगस्ट्रॉम का। ठीक, ये यूनिफॉर्म डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना रहता है? 20 एंगस्ट्रॉम का, और ये मेंटेन रहता है फ्रॉम बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ द चेन। तो ये मेंटेन इसीलिए है क्योंकि हमेशा एक प्यूरिन के सामने पिरिमिडीन रहता है और दोनों आपस में बेस पेयरिंग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट क्या है? डबल हेलिकल जो मॉडल दिया है वाटसन क्रिक ने, कि द टू चेन्स आर क्वाइल्ड इन ए राइट हैंडेड फैशन। ठीक है, टू चेन्स आर क्वाइल्ड इन ए राइट हैंडेड फैशन। राइट हैंडेड फैशन क्या होता है वो समझ लीजिए। मान लो ये एक पोल है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक पोल है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक पोल है और ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, मान लेते हैं ये एक पोल है और ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। अब इस पोल के अराउंड कोई चीज क्वाइल्ड है। ठीक है, इस पोल के अराउंड कोई चीज क्वाइल्ड है, और अगर क्वाइलिंग स्टार्ट हो कहां से? राइट साइड से, यानी इस तरह से। ठीक, अगर क्वाइलिंग स्टार्ट हो कहां से? राइट साइड से। ठीक है, इस तरह से कुछ। ठीक, तो अगर क्वाइलिंग कहां से स्टार्ट हुई? राइट साइड से स्टार्ट हुई, तो यह कहा जाता है राइट हैंडेड हेलिक्स। ठीक है, तो डीएनए जो है वो राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। ठीक है, तो जो डीएनए है वो राइट हैंडेड हेलिक्स है क्योंकि जो क्वाइलिंग है वो कहां से स्टार्ट हो रही है? राइट साइड से स्टार्ट हो रही है। ठीक, देन द पिच ऑफ हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। ठीक है, पिच ऑफ हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर, और उन्होंने बताया है 1 नैनोमीटर कितना होता है? तो 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁹। ठीक है, ये नीचे लिख गया है, ये ऊपर लिखना होगा। 10⁻⁹ मीटर होता है कितना? 1 नैनोमीटर। ठीक है, समझिएगा। तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं यहां पे कि अगर इस तरीके से अपना डीएनए है, ध्यान से देखना, ठीक है, अगर ये अपना डीएनए है तो यहां पे ध्यान से आप देखिएगा, मैं आपको 2-3 चीजें बता दूंगा इधर ही। तो इस डीएनए में ना आपको ग्रूव्स दिख रहे होंगे। एक तो ये ग्रूव है, इसी ग्रूव में आप ना वी बनाओ। ठीक है, इसी ग्रूव में आप वी बनाओ। ये एक वी बन गया, ये एक वी बन गया, ठीक है, फिर ये एक वी बन गया, ये एक वी बन गया, और ये एक वी बन गया। ठीक, ये सभी वी जो बने हैं ये अभी एक ही तरह के दिख रहे हैं। अब मैं दूसरा वी बनाने वाला हूं आपके सामने इसी डीएनए में। ठीक है, जहां जहां पे डीएनए मुड़ रहा है वहां वहां ना वी बनाने की कोशिश करो, वहां वहां क्या बनाने की कोशिश करो? वी बनाने की। अब मैं यहां पे वी बना रहा हूं, देखना यहां भी तो मुड़ रहा है ना। मैंने यहां पे वी बनाया, फिर 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 मैंने यहां पे वी बनाया। ठीक, क्लियर? और एक और अपन ये भी बना सकते हैं। तो आप क्या देख पा रहे हो यहां पे कि जो वी है, ठीक है, वो दो तरह के बन रहे हैं। एक बड़ा वी बन रहा है, एक छोटा वी बन रहा है। ठीक, एक बड़ा वी बन रहा है, एक छोटा वी बन रहा है। जहां जहां बड़े बड़े वी बन रहे हैं उन्हें हम बोलते हैं मेजर ग्रूव। ठीक, उन्हें हम क्या बोलते हैं? तो उन्हें हम बोलते हैं मेजर ग्रूव। ठीक, उन्हें हम क्या बोलेंगे? मेजर ग्रूव। और जहां जहां छोटे वी बन रहे हैं, ये जो बनाए हैं मैंने, जहां जहां छोटे वी बन रहे हैं उन्हें मैं बोलूंगा माइनर ग्रूव। ठीक है,
उन्हें मैं क्या बोलूंगा, उन्हें मैं बोलूंगा माइनर ग्रूव। ठीक, तो एक डीएनए की हेलिक्स में एक मेजर ग्रूव होता है और माइनर ग्रूव होते हैं। ठीक है, मेजर ग्रूव्स होते हैं और माइनर ग्रूव्स होते हैं। ग्रूव्स क्या होते हैं, डिप्रेशंस। हेलिक्स में जो डिप्रेशन है उसे हम बोलते हैं ग्रूव। ठीक, हेलिक्स में जो डिप्रेशन है उसे हम बोलते हैं ग्रूव। तो अगर आप डीएनए के हेलिक्स में देखेंगे तो आपको दो तरह के डिप्रेशन दिखेंगे, एक जहां पे ग्रूव जो है, डिप्रेशन जो है वो ज्यादा है, एक जहां पे डिप्रेशन जो है वो कम है। तो इस तरीके से दो तरह के ग्रूव बनते हैं, मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव, मेजर ग्रूव, माइनर ग्रूव। ठीक, अब व्हाट इज पिच। अब पिच क्या होती है, पिच होता है वन टर्न ऑफ डीएनए। ठीक है, पिच क्या होता है, वन कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए। व्हाट इज पिच, तो पिच इज वन कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए। तो पिच क्या है, यहां मैं लिख देता हूं, व्हाट इज पिच, तो पिच इज वन कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए। पिच इज वन कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए। डीएनए के एक कंप्लीट टर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। व्हाट इज पिच, तो पिच इज वन कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए। अब यहां पे वन कंप्लीट टर्न क्या है, यहां पे वन कंप्लीट टर्न क्या है, तो यहां पे वन कंप्लीट टर्न है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मेजर ग्रूव या डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव माइनर ग्रूव। ठीक है, दो कंसेक्यूटिव यानी ये और ये, तो दो कंसेक्यूटिव मेजर ग्रूव या दो कंसेक्यूटिव माइनर ग्रूव के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा वन कंप्लीट टर्न। ठीक है, वो है वन कंप्लीट टर्न, और इसी वन कंप्लीट टर्न को हम क्या बोलते हैं, पिच ऑफ डीएनए। ठीक है, इसी वन कंप्लीट टर्न को हम क्या बोलते हैं, पिच ऑफ डीएनए। ठीक है, तो व्हाट इज वन कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए, अगर ऐसा बताना हो तो वन कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए इज डिस्टेंस बिटवीन, it is distance between two consecutive major या माइनर ग्रूव। तो दो कंसेक्यूटिव मेजर या माइनर ग्रूव के बीच का जो डिस्टेंस है उसे मानते हैं हम वन कंप्लीट टर्न। ठीक है, उसे हम मानते हैं वन कंप्लीट टर्न। ठीक, और यही वन कंप्लीट टर्न को हम क्या बोलते हैं, पिच ऑफ डीएनए। तो पिच ऑफ डीएनए की उन्होंने पर्टिकुलर एक क्या बताई है, एक लेंथ बताई है, एक मेजरमेंट बताई है, जो कितनी है 3.4 नैनोमीटर। जो कितनी है 3.4 नैनोमीटर। यानी अगर हम यहां पे बात करें तो व्हाट विल बी वन कंप्लीट टर्न, तो अगर ये एक मेजर ग्रूव, ये दूसरा मेजर ग्रूव, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा वन कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए। ये होगा वन कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए। ठीक, यानी पिच ऑफ डीएनए। देन, और इस इतने डीएनए पोर्शन में एक कंप्लीट टर्न में कितने बेस पेयर्स होंगे, तो इसमें होंगे 10 बेस पेयर्स। ठीक है, कितने बेस पेयर्स होंगे, तो इसमें होंगे 10 बेस पेयर्स। अब वो क्वेश्चन तुमसे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि वन टर्न ऑफ डीएनए कंटेन्स हाउ मेनी बेस पेयर्स, तो वन टर्न ऑफ डीएनए कंटेन्स 10 बेस पेयर्स। ठीक है, वन टर्न ऑफ डीएनए कंटेन्स 10 बेस पेयर्स। फिर वो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि डीएनए के एक पिच में कितने बेस पेयर्स हैं, तो डीएनए के एक पिच में कितने बेस पेयर्स हैं, तो एक पिच में भी कितने बेस पेयर्स हैं 10 बेस पेयर्स। कितने बेस पेयर्स हैं 10 बेस पेयर्स हैं। इसी क्वेश्चन को वो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके ऐसे भी बोल सकते हैं कि वन टर्न ऑफ डीएनए में कितने बेसेस हैं,
1 टर्न ऑफ डीएनए में कितने बेसेस हैं। तो अगर चलो मान लो तुमसे मैंने ये क्वेश्चन पूछ दिया अभी कि 1 टर्न ऑफ डीएनए में कितने बेसेस हैं, 1 टर्न ऑफ डीएनए में कितने बेसेस हैं, चलिए आप आंसर दीजिए इसका कि 1 टर्न ऑफ डीएनए में कितने बेसेस हैं, जल्दी से बताइए। 1 टर्न ऑफ डीएनए में या 1 पिच ऑफ डीएनए में कितने बेसेस प्रेजेंट हैं, बताएं। 1 टर्न ऑफ डीएनए में या 1 पिच ऑफ डीएनए में कितने बेसेस प्रेजेंट हैं। यस, महेश ने बताया 20, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि भैया बेस पेयर दिया इधर। बेस पेयर का मतलब है एक पेयर में 2 बेसेस, एक पेयर में 2 बेसेस होते हैं, तो कितने बेसेस हो जाएंगे कंप्लीट अगर टर्न की बात करें तो 10 बेस पेयर्स, दैट इज 20 बेसेस। प्रियंका, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, 20 बेसेस प्रेजेंट है यहां पे, ठीक है। क्लियर, ठीक। Consequently, the distance between a base pair in a helix is approximately 0.34 नैनोमीटर। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन से इन्होंने एक बात बताई है। वो सिंपल कैलकुलेशन क्या है कि भाई अगर 10 बेस पेयर्स हैं, 10 बेस पेयर हैं कितने डिस्टेंस में, 3.4 नैनोमीटर के डिस्टेंस में, ठीक है। 10 बेस पेयर्स हैं 3.4 नैनोमीटर के डिस्टेंस में, तो 2 बेस पेयर के बीच का दूरी कितना हो गया, तो डिवाइड कर दीजिए किससे, 10 से, तो आपको निकल आएगा 2 बेस पेयर के बीच की दूरी जो कि कितनी हो जाएगी, जो कि आपके लिए हो जाएगी 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। जो आपके लिए क्या हो जाएगी भाई, इधर ही देख लो, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 0.34 नैनोमीटर हो जाएगी ये। क्लियर। तो इस तरीके से इन्होंने एक मेजरमेंट दिखाई आपको डीएनए की, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन आपको बोलता हूं, ठीक है, अब मैं क्वेश्चन बोलता हूं, क्वेश्चन करो तो आपको समझ में आएगा कि क्या आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए, एक डीएनए है जिसकी लेंथ है 340 नैनोमीटर, ठीक है, ये डीएनए की लेंथ है। ठीक है, डीएनए की लेंथ कितनी है, 340 नैनोमीटर। और अब आपको क्या बताना है कि इस डीएनए में, ठीक है, इस डीएनए में कितने टर्न्स हैं, तो हाउ मैनी टर्न्स, इस डीएनए में कितने टर्न्स होंगे, कितने टर्न्स लेगा ये डीएनए, या आपको बताना है, यानी साथ में ही आपको बताना है बेस पेयर्स कितने होंगे इस डीएनए में, ठीक है। तो इसमें कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है अभी, इसलिए आप ओरली क्वेश्चन लिखिए कि अगर 340 नैनोमीटर डीएनए की लेंथ है, ठीक है, 340 नैनोमीटर डीएनए की लेंथ है, तो उसमें टोटल टर्न्स कितने होंगे, ठीक है, टर्न्स का नंबर बताना है, और साथ में आपको बताना है कि इसमें बेस पेयर्स कितने होंगे, ठीक है, इसमें बेस पेयर्स कितने होंगे, बेस पेयर बता दीजिए और नंबर ऑफ टर्न्स भी बता दीजिए। 340 टोटल लेंथ है डीएनए की, ठीक है, और एक टर्न कितने का होता है, 3.4 का, ठीक, एक टर्न कितने का होता है, 3.4 का। मैं यहां पॉइंट नहीं लगा पाऊंगा, पॉइंट लगाऊंगा तो ये स्लाइड आगे चली जाएगी, ठीक है। तो 3.4 का होता है, तो मैं इस पॉइंट को हटा के यहां 0 ऐड कर देता हूं, ठीक है। तो अब टोटल टर्न्स कितने हो गए, तो टोटल टर्न्स कितने हो गए यहां पे 100, ठीक है, टोटल टर्न्स कितने हो गए 100। और टोटल बेस पेयर्स अगर आपको निकालने हैं तो भाई 340 टोटल लेंथ है, 2 बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है, 0.34, तो 0.34 से मैं पॉइंट हटा देता हूं, ऊपर 2 0 ऐड कर देता हूं, तो ये आपके आ गए टोटल
बेस पेयर्स, दैट इज 1000, ठीक, 1000 बेस पेयर्स एंड 100 टर्न्स इस डीएनए के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, 100 टर्न्स इस डीएनए के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ये आपका हो गया पिच और दो डीएनए के बीच के डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट, दो बेस पेयर के बीच के वाला कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। अब मैं यहां पे जो लास्ट पॉइंट था वो डिस्कस कर देता हूं आपके साथ। हाँ, देखिए, तो जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक ओवर द अदर इन द डबल हेलिक्स, दिस इन एडिशन टू H bonds confer stability of the हेलिकल स्ट्रक्चर। ये पॉइंट अच्छे से पढ़िए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जैसे आप इस डीएनए के स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है, तो यहां पे एक बेस का जो प्लेन है, ठीक है, एक बेस का जो प्लेन है वो एग्जैक्टली दूसरे बेस के ऊपर है, ठीक है, दोनों के प्लेन एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल ऊपर नीचे हैं, ठीक, और साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्लस द प्लेन ऑफ टू नाइट्रोजनस बेसेस जो एक के ऊपर एक है, ये दोनों मिलके डीएनए के डबल स्ट्रैंड को क्या बनाते हैं, स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी देते हैं, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट आपको क्या बता रहा है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए। और स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए कैसे आती है, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए कैसे आती है, तो वो आती है इस वजह से क्योंकि प्लेन ऑफ टू नाइट्रोजनस बेसेस इज वन ओवर द अदर एंड ऑल्सो देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम, ठीक है, यही दो पॉइंट मिलके डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टेबल करते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी है, ठीक। केमिकल स्टेबिलिटी के अलग अलग पॉइंट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने पांचों पॉइंट जो वॉटसन एंड क्रिक के मॉडल में है, एनसीईआरटी में, वो डिस्कस कर लिए हैं। डाउट रहेगा तो वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। आज के लेक्चर को मैं इधर ही एंड कर रहा हूं क्योंकि अभी इसमें